गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को वसंत आपकी भाग 1 जो पुस्तक है उसका पाठ 2 बचपन इसको समझाने जा रही हूँ, इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। बचपन पाठ से ही आपको पता चलता है कि हर एक इंसान जो बड़ा हुआ है उसने अपना बचपन ज़रूर देखा है। तो लेखिका ने भी अपने बचपन में क्या क्या किया है वही सब बातें उन्होंने इस कहानी में बताई हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दीदी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। यानी वो कह रही हैं कि जब मैं छोटी थी तो बचपन में अब ले जा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो किसी की तो मैं दीदी की उम्र की हो सकती हूँ, किसी की नानी की उम्र की हो सकती हूँ। यानी जो बच्चे हैं उनकी तो अब मैं नानी बन चुकी हूँ। बड़ी बुआ की जैसी मेरी उम्र है, बड़ी मौसी किसी की उतनी उम्र की होंगी जितनी उम्र की मैं अब हूँ। यानी जो बड़े लोग हैं उनकी बहन भी हो सकती हूँ, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी तो मैं दादी नानी बुआ मौसी भी हो सकती हूँ। और जब मैं छोटी थी तो मुझे परिवार में सब जीजी कहकर बुलाते थे, जो भी है वो बुलाते हैं अभी भी। मतलब मैं क्योंकि घर में बड़ी थी तो जीजी ही कहते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना माने थोड़ा सा समझदार, यानी कि मैं अब थोड़ी अपने आप को बड़ी महसूस करती हूँ कि अब मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी में यानी शताब्दी कितने की होती है? 100 साल की। तो अब तो क्या चल रहा है? अब तो 2022 चल रहा है। तो वो क्या बोल रही है कि मैं शायद पिछली शताब्दी में 2000 में वाली उस पहले 19वीं शताब्दी में पैदा हुई थी। अब तो 2000 चल रही है। मैं 19वीं शताब्दी में पैदा हुई थी, इसीलिए शायद ऐसा है, और तुम लोग तो अभी पैदा हुए हो। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, यानी वो कलर बता रही हैं, गहरे गहरे रंग। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। दशकों माने 10 साल का एक दशक होता है, तो पिछले कई साल निकल गए। मेरी अब उम्र बड़ी है, तो मैंने पहले के कई सालों में इस तरह की बहुत सारी रंग बिरंगी पोशाकें पहन ली हैं, कपड़े पहन लिए हैं। लेकिन अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब मुझे सफ़ेद रंग के कपड़े या लाइट कलर के कपड़े ही पसंद आते हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब मैं फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट वगैरह ना पहनकर अब मैं क्या पहनती हूँ? लहंगे, गरारे, चूड़ीदार, कुर्ते, घेरदार। यानी कि अब बड़ी हो गई हूँ तो कुर्ते और ये सब पहनने लगी हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, फ्रिल माने नीचे घेर जो रहता है ना, झलर जैसी लगी रहती है वो। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी सब कोई लगाता था उस समय कलर वाले रिबन बालों में। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। फर लगा होना मीन्स नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा लगा होता है ना गर्म कपड़ों के नीचे, ताकि और गर्म रह सके और वो सेफ रहे। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और एक और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यानी कि ये दूसरे ट्यूनिक वाले कपड़े जिनमें कोटी बनी हुई थी डिज़ाइन। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी बाकी काम नौकर करते थे, लेकिन अपने सॉक्स धोना वो हमारा अपना ही काम था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार माने संडे, रविवार।
धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यानी कि हमें अपने जूते खुद पॉलिश करने होते थे और अपने सॉक्स धोने होते थे, हमारा ये काम था। बाकी काम हमारे बड़े घर में करते थे या तो नौकर चाकर करते थे, लेकिन ये काम हमें खुद करने होते थे। ताकि हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी रहे, हमें भी कुछ काम करने की आदत रहे। तो मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने शुरू से किया है। तो बूट पॉलिश करना माने अपने जूतों को चमकाना मुझे आज भी अच्छा लगता है पॉलिश करना। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें अब जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी पहले जब नए जूते आते थे वो इतनी अच्छी किस्म के नहीं हुआ करते थे, उनको पहनने से पैरों में छाले पड़ जाते थे। तो जब भी नए शू दिए जाते, जूते दिए जाते, तो छालों के इलाज को भी हम उसी समय शुरू कर देते, छालों का इलाज करना, क्योंकि वो पहले ही दिन हो जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़ों के अंदर, यानी जूता लगना मीन्स काटना, कहते हैं ना शू ने काट लिया, जूते ने काट लिया है, वो रेड रेड निशान हो जाता है। तो हम सॉक्स पहनते थे, उन सॉक्स के अंदर रुई पहले ही लगा लेते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर मीन्स सैटरडे। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। गंध माने बदबू। ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल में से हल्की गंध बदबू आती है ना। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली माने उल्टी, यानी निशान लगा रखे थे हर एक बच्चे की एज के हिसाब से। सबको वो तेल पीने के लिए दिया जाता था ताकि बच्चा हेल्दी रहे, बीमार न पड़े, इम्यूनिटी उसकी बढ़ जाए। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी अगर हम वो हर सैटरडे को नहीं भी पीते तेल, हमने उसका नाम ही शनिवारी दवा रख दिया था, तो अगर ना भी पीते तो भी हम ठीक ही रहते, हम ज़्यादा हमें कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं, यानी कि हमारी और तुम्हारी पसंद में भी बदलाव आ गया है। दिलचस्पियाँ बदलना मीन्स बदलाव आ जाना। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ही ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, यानी पहले हम कुल्फ़ी खाते थे, अब आइसक्रीम बच्चों को पसंद है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। हम तो कचौड़ी समोसा खाते थे, आजकल के बच्चे पैटीज़ खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, यानी हम तो शरबत पीते थे जो हेल्दी होते थे, हेल्थ को भी अच्छा करते थे, शहतूत के, फालसे के, खसखस के। लेकिन आजकल बच्चे कोक और पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो विमटो मिलती थी। यानी लेमनेड और विमटो नामक दो ये थे कोक, वो ये कोक नहीं थे, मतलब वो भी एक तरह से शरबत टाइप ही थे जो मिलते थे मार्केट में, जो हेल्थ के लिए अच्छे ही होते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी हम भाई बहनों की हर रोज़, आज एक जाएगा कल दूसरा जाएगा, ब्राउन ब्रेड लेके आएगा शिमला मॉल से। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी माने मन को अच्छी लगने वाली। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी हम आजकल के बच्चों की तरह दिन में दो दो चार चार बार चॉकलेट नहीं खा सकते थे। सिर्फ दिन में क्या करते थे, एक हफ्ते में एक ही बार हमें चॉकलेट खरीदने के लिए छूट थी, हम ले सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। यानी मैं रात को खाती थी, सब लोग तो बच्चे उसी टाइम खा जाते थे,
शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। ये फ्रूट है वहाँ का, हाँ? काफल। चेस्टनट और एक गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। यानी चेस्टनट भी एक चीज थी जो कि आग में भूनकर उनके छिलके निकाल करके फिर खाए जाते हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह आप भी नजर आती है। यानी आप आजकल भी वो चने की पुड़ियाएं मिल जाती हैं, चिल्लाते रहते हैं ना, गाते रहते हैं, चना जोर गरम ले लो, तो वो चने वाली पुड़ियाएं तो आज भी दिख जाती हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था। निरा माने बहुत ज्यादा। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी हर कोई खाता जाता और वो गाना गाते जाता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, बुरकवाना मीन्स डलवाना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। यानी हम गिरजा मैदान घूमते और बस इसको खाते जाते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। और आजकल बच्चे क्या करते हैं? चिप्स, कुरकुरे, ये सब खाते हैं। यानी पहले के बच्चे हेल्दी चीजें खाते थे, आजकल ज्यादातर कैसे जंक फूड खाते हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। यानी हम लोग घूमने जाते थे, घोड़े की सवारी वगैरह करते थे। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके आंख समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। यानी वो कह रही है कि हम अपने यहाँ के घोड़ों को अपनी नानी, ननिहाल माने नानी के घर के यहाँ जो घोड़े थे, जो हृष्ट पुष्ट थे, यानी खूब हट्टे कट्टे थे, लंबे चौड़े थे, खूबसूरत थे दिखने में, हम अपने शिमला के घोड़ों को देखकर तो हंसते थे कि ये कोई घोड़े हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ ऊंचा, चर्च चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यानी चर्च की घंटियां बजती थी तो लगता था कि यीशु स्वयं ही, प्रभु यीशु हमें कुछ बता रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी की भीड़ से उभरता कोलाहल। यानी ये वहाँ का माहौल बता रही हैं, वहाँ के वातावरण का वर्णन कर रही हैं कि कैसे शाम होते ही जो वहाँ की बत्तियां थी, लाइट्स, वो जल जाती थीं। आसमान में जो है चारों तरफ जो दूर दूर तक नीला आसमान था, वहाँ पहाड़ों के बीच से जो दिखता था वो देखते ही देखते गुल हो जाता और लाइट ही लाइट नजर आने लगती शाम होते ही। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। ये सर्वर सर्वर बार बार जो आ रहा है, ये एक उनका कहने का ही तरीका है, इसका कोई अलग से अर्थ नहीं है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। यानी मॉडल बना के रखा हुआ था वहाँ पर उस ट्रेन का, स्टेशन का, किस तरह से वो उसकी पटरियां बनी थी, डिब्बे बने थे। क्योंकि उस समय हर कोई तो ट्रेन में जा नहीं पाता था, इतना कोई सफ़र करता ही नहीं था, तो उसको सब देखते थे उस मॉडल को। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। यानी उस 19वीं सदी में सबसे तेज रफ्तार वाली, दौड़ने वाली एक्सप्रेस गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते।
दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। यानी जब हम दिल्ली जाते थे अपने ननिहाल, तो वहां पर हवाई जहाज हमें दिखता था उड़ता हुआ, लेकिन जो ही दिखता था अभी एक पलक झपकते ही वो गायब भी हो जाता था और लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा भारी भरकम, माने बहुत बड़ा कोई पक्षी उड़ रहा हो। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अब आप सोच सकते हो कि ये इनकी उम्र कितनी ज़्यादा रही होगी, कवित्री जो लेखिका हैं इनकी, क्योंकि अंग्रेज के समय की ये बात कर रही हैं, है ना। डॉक्टर उस समय अंग्रेज रहे। तो शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा लगना मीन्स अच्छा ना लगना, अजीब सा लगना। शुरू शुरू में जब मुझे चश्मा लगाना पड़ा तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक। यानी उस जमाने में तो छोटे बच्चों को चश्मा लगता ही नहीं था, और अगर एक आध किसी बच्चे को लग जाता था तो हर कोई टोकता था उनको कि चश्मा लगा लिया। ऐनक माने चश्मा। दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी कि मैं फिर डॉक्टर ने मुझे जो कहा था मैं सबको कह देती, नहीं नहीं कुछ ही दिन लगाना है, थोड़े दिन लगाने के बाद ये उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन देना मीन्स भरोसा देना। उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिलाया था डॉक्टर ने कि आपका ये चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। यानी मेरे इतने ज़्यादा नंबर थे कि नंबर ज़रूर कम हो गए, बट चश्मा मेरा आज तक लगा है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। यानी कि इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद ही उनका रीज़न भी बता दिया कि मुझे क्यों लगा, क्योंकि मैं दिन की लाइट में रोशनी में नहीं पढ़ाई करती थी, रात को टेबल लैंप जलाकर उसकी लाइट में पढ़ाई करती थी, जिसकी वजह से मेरी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा और मुझे चश्मा लगा। तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। यानी उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू किया, देखो कैसी दिखाई दे रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी वो कैसे उनको चिढ़ा रहे थे, उनका भाई कैसे कह रहा था कि देखो आंख पर चश्मा लगा लिया है, किस लिए, ताकि सूझे दूर की। सूझना मीन्स दिखाई देना, दूर तक का दिखाई दे। लेकिन यह नहीं पता है इस लड़की को, ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है, ये बिल्कुल पता नहीं है कि इसकी सूरत यानी कि इसकी जो शक्ल है वो लंगूर जैसी बन गई है। चश्मा लगाने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मैं खींची, खींचना मीन्स चिढ़ना, मैं चिढ़ गई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा। यानी उन्होंने जो शेर कहा वो मुझे अच्छा लगा, वो बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। यानी मैं बार बार देखती रही कि क्या वाकई बहुत बुरी लग रही हूँ क्या चश्मा लगाने के बाद। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। यानी जब चश्मा लगा लेती तो अपने ही आप से कहती, हाँ सूरत मेरी लंगूर जैसी बन गई है। पहले कहती नहीं लगी, नहीं नहीं लग रही है, फिर कहती हाँ हाँ लग तो रही है थोड़ी थोड़ी। यानी खुद से ही बातें करते जा रही थी। बहुत देर तक मैं ऐसा ही करती रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, बहुत भी कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। यानी कि मैंने चश्मा तो लगाया था, वो टोपा और सिर पर रख लिया, तो वो बड़ा ही अजीब दिख रहा था, देखने में अच्छा भी लग रहा था और हंसी भी आ रही थी मुझे। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। यानी कि उस समय तो चश्मा अजीब लग रहा था, लेकिन अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। यानी कि चेहरे के साथ अच्छा लगता है, अगर हटा दूं तो ही चेहरा खराब लगता है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यानी वो चेहरे के साथ चश्मा इतना ज़्यादा एडजस्ट हो गया है कि अब अगर उसको उतार दूं तो चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जैसे कुछ चेहरे से हटा दिया हो, ऐसे अजीब दिखने लगता है अब तो। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं
सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। इन दिनों माने अब मेरी उम्र हो गई है ना, तो अब मैं सिर पे टोपी लगाती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहर सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। यानी कहाँ तो मैं सिर्फ पहले सिर पर दुपट्टा रखती थी, लेकिन कहाँ अब मेरी उम्र बढ़ जाने की वजह से अब सर्दी लगती है तो मैंने अलग अलग रंगों की बहुत सारी सहज यानी बहुत ही सीधी सरल टोपियाँ हिमाचल की हैं जो वो अब मैंने अपने पास जमा कर ली हैं और मैं उनको पहनती हूँ। तो ये कृष्णा सोबती लेखिका हैं, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है।